नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और फिल्म आराधना की। राजेश खन्ना की आराधना को लेकर बहुत बातें हुई, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में बात आराधना, शक्ति सामंता, शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना सबकी होगी। ये फिल्म आराधना एक बागों में बहार है का गीत जो इस फिल्म में है, उससे आगे की कहानी और इसके बनने की कहानी। 5वें दशक में आने वाले कई निर्माताओं की तरह शक्ति सामंत भी शुरू में एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन कलकत्ता से बॉम्बे आने के कुछ वर्षों बाद ही उन्होंने अपना लक्ष्य बदल दिया। निर्देशक के रूप में कुछ शुरुआती सफलताओं के बाद उन्होंने 1958 में अशोक कुमार मधुबाला की रोमांचक फिल्म हावड़ा ब्रिज के साथ अपना निर्माण कार्य आरंभ किया। हालांकि फिल्म साधारण सफलता पा सकी। ओपी नैयर द्वारा उसका संगीत आज भी याद किया जाता है और 2 उच्च कोटि के गाने जिन्हें आज तक लोग भूले नहीं हैं, मेरा नाम चिंचिन चू या फिर मधुबाला का वो आशिक मिजाज गाना आइए मेहरमा बैठिए जाने जा। एक दशक से कुछ ही ऊपर समय में शक्ति सामंता ने चाइना टाउन 1962 में आई और कश्मीर की कली 1964, जिसमें शर्मिला टैगोर को हिंदी फिल्मों में प्रस्तुत किया गया। इन दोनों फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया उन्होंने। शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर और शंकर जयकिशन की उसी टीम के साथ अपनी नई फिल्म खत्म की थी और निश्चित ही कश्मीर की कली का जादू दोहराने वाले थे। ये तय ही था कि एन इवनिंग इन पेरिस बहुत सफल होगी, लेकिन कोई भी फिल्म के लगने के कम से कम 3 दिन बाद ही ऑल इंडिया थिएटर ऑनर्स के 3 हफ्ते लंबी हड़ताल को पहले से नहीं देख पाया था और अंत में तो फिल्म ने न सिर्फ अपना पैसा वसूल कर लिया, बल्कि एक सदाबहार संगीत फिल्म के नाम से भी इसको तारीफ मिली। लेकिन पहले पहल एन इवनिंग इन पेरिस पूरी तरीके से एक नाकामयाब फिल्म थी और अगर वो हड़ताल नहीं हुई होती, जो ऑल इंडिया थिएटर ऑनर्स की 3 हफ्ते वाली लंबी हड़ताल थी जिस दौरान कोई और फिल्म लगी ही नहीं, तो फिर शायद ऐसा हो भी नहीं पाता। मुश्किलों को बढ़ाने के लिए शक्ति सामंता की अगली फिल्म जाने अनजाने साल 1971 में रिलीज हुई, जो उनके मन चाहे शम्मी कपूर और विनोद खन्ना के साथ थी और थोड़ा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि पत्नी गीता बाली की असमय मृत्यु ने शम्मी कपूर पर गहरा असर डाला था और वो बेइंतहा उदासी में घिर गए। शक्ति सामंता और शशि कपूर और शम्मी कपूर ये सब आपस में दोस्त थे और शक्ति सामंता ने तब तक जाने अनजाने को स्थगित करने का फैसला कर लिया था, जब तक कि शम्मी कपूर काम पर लौटने लायक बेहतर महसूस न करने लगी, क्योंकि पत्नी गीता बाली की असमय मौत हो गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन शम्मी कपूर फिर से काम शुरू करने की हालत में नहीं थे और तब शक्ति सामंता ने फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉम्बाइंड टैलेंट हंट के विजेता यानी कि राजेश खन्ना के साथ एक जल्दी बन जाने वाली फिल्म बनाने की सोची, जिसे बहुत जल्दी बना लिया जाए। मतलब बहुत ज़्यादा फोकस उस पर नहीं था, बस ये था कि चूँकि शम्मी कपूर के साथ जो फिल्म जाने अनजाने बना रहे थे, उसमें चूँकि शम्मी कपूर दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे, पत्नी की असमय मृत्यु हो गई थी, सहज नहीं थे एक्टिंग को लेकर, इसलिए उस दौरान खाली न बैठकर एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो जल्दी से बन जाए। शक्ति सामंता को राजेश खन्ना बहारों के सपने में बेहद पसंद आए थे और उन्हें लगा था कि सही कहानी मिलने पर राजेश खन्ना में न केवल पूरी फिल्म को अपने कंधों पर ले जाने, बल्कि सफल फिल्में देने की काबिलियत थी। उन्होंने ये भी तय कर लिया कि चाहे ये बीच की फिल्म एक जल्दी में बनने वाली फिल्म थी, राजेश खन्ना को इसमें गैर जरूरी नहीं डालना चाहिए, जो काम अभी तक यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की फिल्में नहीं कर पाई थीं। शक्ति सामंता के बेटे आशिम सामंता को वो शाम आज भी याद है जब राजेश खन्ना उनके घर आए। उस शाम बहुत अलग तरीके की शाम थी वो। उस काम चलाऊ फिल्म की कहानी सुनने जो अंततः आराधना बन गई, जिसे हम लोग काम चलाऊ तौर पर पिताजी बना रहे थे। बात के दिनों में एक इंटरव्यू में आशिम सामंता कहते हैं, आशिम और उसके हाई स्कूल के दोस्त
बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे थे। जब राजेश खन्ना अपनी शेवरले कार में आए, जिसने राजेश खन्ना से ज़्यादा ध्यान लोगों का उस कार ने खींच लिया, आशिम को शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर जैसे सितारों को अपने घर में आते जाते हुए देखने की आदत थी। और हालांकि जिस नौजवान अभिनेता को उसके पिता लेने की सोच रहे थे, उसे वो खास नहीं समझते थे, फिर भी वो उनके व्यक्तित्व पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। उनमें एक अदा थी जो वो अंततः बने, और वो बनने से पहले ही थी। लेकिन जिस चीज़ ने उस पर सबसे ज़्यादा असर डाला वो था राजेश खन्ना की सुरीली आवाज़। जब वो उन्हें पहली मंजिल पर अपने पिता की बैठक तक लेकर गया, उस शाम राजेश खन्ना ने शक्ति सामंता और आराधना के लेखक सचिन भौमिक से उस फिल्म की कहानी सुनी, जो उनकी जिंदगी को एक तरीके से बदलने वाली थी, पूरी तरह से। लेकिन जो किरदार उन्हें बताया गया, अंततः वो सिर्फ उसी किरदार को नहीं निभाने वाले थे। जीवन में कई अहम चीज़ों की तरह आराधना भी एक ऐसा हादसा थी जो न होते होते हो गया। फिल्म की कहानी टू ईच हिज ऑन साल 1946 में आई फिल्म से प्रेरित थी। हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में अधिकतर पुरुष ही हावी रहे हैं। हालांकि हमारे पास मदर इंडिया साल 1957 और बंदनी 1963 जैसी फिल्में थीं, जिनमें हालात अलग थे। फिर भी जो हीरोइंस थीं जिस अच्छी से अच्छी भूमिका की उम्मीद कर सकती थीं, वो थी नया दौर साल 1957 में आई वैजंतीमाला की, और जिसमें उनका रजनी या गाइड में वहीदा रहमान की रोजी जैसा बढ़िया ढंग से उकेरा गया किरदार था। लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम थी जिसे महिला प्रधान फिल्म कहा जाए। और ऐसे परिदृश्य में आराधना में लेखक द्वारा नायिका और नायक दोनों के लिए मजबूत किरदार लिखे जाना एक असाधारण सी बात थी। फिल्म की पटकथा के नजरिए से हीरो की दोहरी भूमिका होने के बावजूद भी आराधना पूरी तरह से नायिका की कहानी थी, हीरोइन की कहानी थी। और चूंकि आरंभ से फिल्म की कल्पना दो नायकों के साथ की गई थी, जिसमें राजेश खन्ना को केवल पिता का किरदार निभाना था, शक्ति सामंता खुद को धोखा नहीं दे रहे थे। वो सूरज की भूमिका के लिए कुछ नामों के बारे में सोच भी रहे थे, लेकिन उनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। फिल्म की कामयाबी के लिए उन्हें एक ऊंचे दर्जे की एक्ट्रेस भी चाहिए थी। फिल्म के निर्माण के समय राजेश खन्ना की तुलना में शर्मिला टैगोर बहुत बड़ी स्टार थीं। उस समय केवल 25 साल की शर्मिला टैगोर, जो सफलताओं की एक कड़ी देख चुकी थी, के लिए एक नए अभिनेता की मां की भूमिका करना एक हतोत्साहित करने वाली बात रही होगी। अगर आज के संदर्भ में सोचे तो शायद ही कोई हीरोइन ऐसा करेगी जो 25 साल की उम्र में मां का किरदार निभाए। शक्ति सामंता इस भूमिका के लिए अपर्णा सेन से रिक्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन नाकामयाब रहे। लेकिन शर्मिला टैगोर शायद शक्ति सामंता को ना नहीं कह सकें, या शायद भूमिका ने ही उन पर असर कर दिया जो रोल था। शक्ति सामंता को उनकी ज़रूरत थी, और हालांकि उनका बिकनी वाला अवतार अभी भी दर्शकों के मन में ताज़ा था, जो एन इवनिंग इन पेरिस में था। फिल्मफेयर के एक अंक के कारण शक्ति सामंता ने नामुमकिन को कर दिखाया। उन्होंने न सिर्फ शर्मिला को फिल्म के एक बड़े हिस्से के लिए ग्लैमर विहीन रूप अपनाने के लिए मना लिया, एक ऐसा किरदार जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है, बल्कि एक जवान आदमी की मां बनने के लिए भी तैयार किया, जो बहुत बड़ी बात थी। शर्मिला के साथ शक्ति सामंता ने आराधना के आरंभिक हिस्सों को फिल्माना शुरू कर दिया, और फिर दूसरे नायक की खोज को भी पीछे ढकेल दिया। आराधना के शुरू होने से एक दिन पहले भी जो शक्ति सामंता नहीं जानते थे और राजेश खन्ना कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो ये था कि वो अंततः एक बिल्कुल अलग ही फिल्म बना डालेंगे। बहुत अलग फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती, जो जल्दी जल्दी में ऐसी फिल्म बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ, और एक ऐसी फिल्म बनकर हमारे सामने तैयार हो गई, जो अलग तरीके की फिल्म थी, जिसने एक अलग ही लकीर खींच दी और राजेश खन्ना को सुपरस्टारडम के चरम पर पहुंचाने वाले दौर की शुरुआत कर दी। लेकिन आराधना बनी कैसे? आराधना क्यों ज़रूरी थी राजेश खन्ना के लिए? इसका अगला हिस्सा हम आपको
अगले पॉडकास्ट में सुनाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।